Welcome friends, back to Sanjay Agarwal maths classes. So as you know by now, we are doing 12th maths vectors और आज हमारा एपिसोड 16 है. एपिसोड 15 में वी आर डूइंग द थ्योरी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो आज तक हमारे 15 एपिसोड्स हो गए हैं. उनके अंदर जो पिछला एपिसोड था, एपिसोड नंबर 15, उसके अंदर हमने क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी शुरू की थी और अब इसके अंदर हम उससे आगे बढ़ेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. ऑल राइट, द टॉपिक अभी जो शुरू होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स. You already know that if two vectors are collinear, they will also be called parallel या उसका vice versa. तो दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो कोलिनियर हैं, दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो वो भी पैरेलल हैं. तो इनका अगर सपोज ए और बी पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बताइए. क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ ज़ीरो, क्योंकि इनके बीच में एंगल ज़ीरो होगा या पाई होगा. अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पाई होगा, सेम डायरेक्शन में है तो ज़ीरो होगा, और उसके साथ ये यूनिट वेक्टर. आप साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये बन जाएगा नल वेक्टर. तो दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होगा. आपको याद है डॉट प्रोडक्ट में क्या था? इफ वेक्टर ए is perpendicular to vector B, तो उसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो. अब उसके कॉन्ट्रास्ट में आप ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होगा. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो पहली प्रॉपर्टीज आपको पता है, हमने ऑलरेडी कर ली है. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. सो आई वॉज गेटिंग फीडबैक फ्रॉम सम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कि आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ब्लैक बोर्ड पे. लैपटॉप या डेस्कटॉप पे तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन मोबाइल के स्क्रीन पे उतना साफ नहीं दिखता है, जूम करना पड़ता है. तो अब मेरा प्रयास है, कोशिश कर रहा हूँ मैं पिछले एपिसोड से 14 से कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जाए. एपिसोड नंबर 15 थोड़ा पहले रिकॉर्ड हो गया था, उसमें अभी भी छोटा होगा, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश में हूँ कि थोड़ा बड़ा लिखा जाए और थोड़ा ज़्यादा हिंदी में बोला जाए. तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. दूसरी ये प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई है. दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ए क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस माइनस सी. तो ये तो जैसे आप ब्रैकेट खोलते हैं वैसे ही खोलिए, लेकिन वेक्टर ए आगे है तो आगे ही रखेंगे उसको, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है ना. ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इसको कोई याद करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है. नॉर्मल मैथ्स की ये ब्रैकेट खोलना हो गया. अगर सपोज ए ऐसे है, ए प्लस माइनस बी क्रॉस सी, तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे? आप इसको ऐसे ही ओपन करेंगे. फिर ए क्रॉस सी प्लस माइनस बी क्रॉस सी. तो ए क्रॉस सी इज प्लस माइनस बी क्रॉस सी. तो जो वेक्टर पीछे है वो पीछे ही रहेगा, जो आगे है वो आगे ही रहेगा. आगे और पीछे नहीं कर सकते. डॉट प्रोडक्ट में कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में आप आगे पीछे नहीं कर सकते. इज इट ओके? तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी मैं इधर लिख देता हूँ. आपके पास एक वेक्टर ए है जो किसी स्केलर से मल्टीप्लाइड है, और दूसरा वेक्टर बी है जो किसी और स्केलर से मल्टीप्लाइड है, एम और एन. बड़ा बड़ा लिखने में एक ये बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी रब करना पड़ता है.
अगर डिजिटल ब्लैक बोर्ड भी होगा ये प्रॉब्लम तो उधर भी रहेगी, लेकिन शायद वहाँ छोटा लिखने में ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो छोटा कैरेक्टर भी दिखेगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्केलर्स को तो आप अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए और वेक्टर्स को प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमिना हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 2i क्रॉस 3j, तो आप इसको 2 × 3 6 लिखिए और i क्रॉस j आगे लिखिए। i क्रॉस j क्या होगा वो अब धीरे धीरे समय के साथ आपको पता लगेगा। ऑलराइट, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी मोटी एक दो और भी हो सकती हैं, लेकिन इनसे आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप नहीं लिख पाएँ तो फिर वही जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि पहले आप पॉज करेंगे और फिर इसको आप लिखेंगे। अब असली बात यहाँ शुरू होती है, हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई two vectors expressed in terms of I, j and k. How to multiply two vectors expressed in terms of I, j and k. Do you recall डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था? हाउ डिड वी मल्टीप्लाई? a डॉट b, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये था ना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे किसके लिए? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। उससे पहले हमें थोड़ा एक बेसिक्स बनाना पड़ेगा। आपको फिर मैं याद कराता हूँ, व्हाट वाज आई डॉट आई, याद करिए, अपनी थ्योरी कॉपी निकालिए, उसमें देखिए देखिए देखिए, ये 1 था, ये 1 था और ये 1 था। और आई डॉट जे क्या था? 0। जे डॉट के क्या था? 0। के डॉट आई क्या था? ये भी 0 था। अब यही चीज पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट में डेवलप करते हैं। ये देखिए, आई क्रॉस आई क्या होगा? अभी अभी हमने लिखा था अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल 0 होगा या पाई होगा, साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है, और ये तो खैर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आई क्रॉस आई होगा आपका नल वेक्टर, क्योंकि दो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है। जे क्रॉस जे भी नल वेक्टर होगा। अब यहाँ ना 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर। कभी गलती से आप ये एरो लगाना भूल जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुसीबत आ जाएगी, बट फिर भी आप प्रयास तो पूरा करेंगे कि इसको लिखना है। So I cross I is a null vector because I and I are parallel vectors. Similarly, J cross J is null vector and K cross K is null vector. Now what is I cross J? J cross K and K cross I. So what is I cross J, J cross K and K cross I? इसके लिए ना याद करने के लिए हम यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं और उसके अंदर हम इस डायरेक्शन में, जिसको हम क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, आई लिख लेते हैं, जे लिख लेते हैं और के लिख लेते हैं। तो आई क्रॉस जे के होगा, ऐसे चलेंगे आप, आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई कैप होगा और के क्रॉस आई जे होगा। और अगर आप इसको उल्टा कर दें, जैसे व्हाट विल बी जे क्रॉस आई, तो आप ऐसे चलेंगे। तो इस डायरेक्शन में आप प्लस लेंगे और इस डायरेक्शन में आप माइनस लेंगे। तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। अब ये होगा क्यों, इसको भी डिराइव करके देखते हैं। तो वाई आई क्रॉस जे विल बी के, जे क्रॉस के विल बी आई एंड के क्रॉस आई विल बी जे। ऐसा क्यों होगा?
ओके, तो उसको लिखने के लिए फिर मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ। आप इसको अपनी थ्योरी कॉपी में ज़रूर लिखिए, पॉज करके लिख लीजिए या वीडियो को सेकंड टाइम देख लीजिए, जब लिख लीजिए। देखिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या है? तो आई क्रॉस जे की डेफिनेशन क्या बनेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज 90 डिग्रीज, क्योंकि आई और जे तो 90 डिग्रीज पे होते हैं। आई क्या था आपको याद है ना? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे था यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, इनटू एन कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 91 होता है, एन कैप हो गया। और आपको एन कैप की डेफिनेशन याद है? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई as well as j, or you can say perpendicular to the plane containing I and j. Two vectors, if you will remember, are always coplanar. Two vectors are always coplanar. तो I और j को जो बना के प्लेन बनेगा वो xy प्लेन होगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा z एक्सिस। इसको हम x मान लेते हैं, इसको अभी हम y मान लेते हैं। ये आपका z एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर होगा z एक्सिस, और z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है k कैप। तो n कैप की जगह आप k कैप भी लिख सकते हैं। सो i क्रॉस j जो वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर, तो i क्रॉस j एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 आ रहा है और जिसकी डायरेक्शन होगी ऐसे कि वो आई के भी परपेंडिकुलर हो, जे के भी परपेंडिकुलर हो, या प्लेन कंटेनिंग आई एंड जे के परपेंडिकुलर हो। प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आई एंड वेक्टर जे इज नथिंग बट एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस। तो उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है। इसके अंदर एक और सिस्टम होता है, राइट हैंडेड सिस्टम। तो आई जे के बाद के आएगा, अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा। ऑलराइट, वो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, तो ये चीज़ आप लिखेंगे, ये आपका बेसिक्स हो गया। ओके, मैं थोड़ा और स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो आप जब इसको लिख लेंगे तो आई विल मूव फॉरवर्ड। तो अभी तो मैं आप इसको मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं या आप इसको आप दोबारा देख सकते हैं। अब हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट का किया था। तो अब जो दो वेक्टर्स हैं उनको हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए को यहाँ लिख देता हूँ मैं। वेक्टर ए को हम लिखते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और वेक्टर बी को कैसे लिखते हैं? B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको याद है, मैंने पहले से ही लिख दिया था। तो इसी तरीके का मेरे को फॉर्मूला चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ओके, एक रेडीमेड फॉर्मूला एग्जाम में, ये नहीं कि मैं इसको ब्रैकेट में लिखूं फिर क्रॉस करके इसको ब्रैकेट में लिखूं फिर एक एक करके ब्रैकेट खोलूं, तो मेरे पास 9 टर्म्स हो जाएंगी। फिर उसके अंदर ये वाले फॉर्मूले लगाऊं जो अभी अभी हमने लिखे थे। ये आई क्रॉस आई नल वेक्टर होता है, जे क्रॉस जे नल वेक्टर होता है, के क्रॉस के नल वेक्टर होता है, आई क्रॉस जे के होता है, वगैरह वगैरह। सो आई नीड ए रेडीमेड फॉर्मूला। तो वो ये है फॉर्मूला। हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऐसे। पहली रो में हम हमेशा आई जे और के लिखेंगे। सेकंड रो में इस वाले वेक्टर के जो आई जे और के हैं उनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। और लास्ट रो थर्ड रो में जो बी के आई जे के हैं उसके कोफिशिएंट लिखेंगे, B1 B2 B3। सो ए क्रॉस बी ये आपका वेक्टर होगा, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब आप इसको एक्सपैंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड करना आप बहुत पहले से सीख चुके हैं। तो इसको एक्सपैंड करके आएगा आई, पहला वाला ये वाला एलिमेंट, देन यू डिलीट द रो एंड द कॉलम, इनके बीच में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं A2 B3 माइनस A3 B2। ये तो पहली टर्म होगी।
फिर आप ये वाली टर्म लिखते हैं और एक माइनस लगाते हैं, तो यहाँ माइनस जे कैप आएगा। ब्रैकेट में यू विल डिलीट दिस रो एंड दिस कॉलम, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो A1 B3 माइनस फिर आप किस डायरेक्शन में करेंगे A3 B1। तो ये सबको आता है, लेकिन चलो फिर भी मैं, अगर आप भूल गए, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, फिर आप ये वाला लिखेंगे एलिमेंट के कैप, आप प्लस होगा, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देंगे, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 को B2 से करेंगे, फिर इस डायरेक्शन में A2 को B1 से करेंगे, लेकिन माइनस साइन लगा। तो इस तरीके से जब आप नंबर्स के साथ प्ले करेंगे तो ये इतना बड़ा बड़ा नहीं लगेगा, छोटा सा लगेगा, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर एक वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर। सो नाउ आपका जो मेन क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी है वो फिनिश हो गई है। अब आपको पता है कि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी पता है, और मेन चीज जो n कैप था वो क्या था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एज वेल एज B। सो आई अगेन क्लीन द ब्लैक बोर्ड। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं नोट्स लिखने में, उनको थोड़ा पॉज कर करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा लिखता हूँ तो मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ इतने ही एक ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन फिर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। शायद डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे मैं ज़्यादा कवर कर पाऊँगा, क्योंकि उस पर लिखने की मेरे को अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ dot product, not dot, I am so sorry, geometrical significance of क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हम एरियाज निकालते हैं पैरेललोग्राम्स का एंड ट्राइंगल का। तो पहला मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स के पैरेललोग्राम के वेक्टर्स दिए हुए हैं A और B। ये क्या डायग्राम बनाया है मैंने, पैरेललोग्राम। तो अगर इसका एरिया निकालने, आपको ये वेक्टर A और ये वेक्टर B दिया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B। तो ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B। और अगर ट्राइंगल है और ये वेक्टर आपको दिया हुआ है A और ये वेक्टर आपको दिया हुआ है B, तो अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया उसका आधा होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अब देखिए बड़ा बड़ा लिखने से ये एक मुसीबत की जड़ है कि आप ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं एक ब्लैक बोर्ड पे। हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। अब आगे ना आप स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखिएगा आंसर में, तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम स्क्वायर यूनिट भी जरूर लिखेंगे। तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये भी बोला गया कि आप लिखते हैं तो फिर आप ब्लैक बोर्ड के सामने ही खड़े रहते हैं, हमें लिखने में मुश्किल हो जाती है। तो अब मैं सामने कम आऊँगा, साइड में ज़्यादा खड़े होऊंगा। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनेगा वो 1 मार्क का ही होगा, और इसका भी 1 मार्क से ज़्यादा नहीं बनेगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको 2 एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स दिए, वो इधर का भी दे सकते हैं, सब सेम ही आएगा। तो अब ये 2 फॉर्मूलेस हो गए आपके। अब एक फॉर्मूला और बनता है, लेकिन उसको ना एरिया ऑफ द, चलो मैं बना देता हूँ, अदरवाइज वो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट बन जाता। ये देखिए ट्राइंगल के लिए मैं बनाता हूँ एक और फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये देखिए, अब आपको मैं साइड्स की बजाय वर्टिसेस लेता हूँ। ये A और ये उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, ये B और ये इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल b, और ये C और ये उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल c। आपको अब तक तो खैर आदत भी पड़ गई होगी, याद भी हो गया होगा कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसके बगल में एक राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। अब आप वेक्टर BC बनाएंगे और वेक्टर BA बनाएंगे। तो वेक्टर BC भी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो ये फॉर्मूला भी हम पहले कर चुके हैं।
वेक्टर बी ए क्या होगा, उसी स्टाइल से वेक्टर बी ए होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बन गए आपके। अब एरिया का फॉर्मूला अभी अभी आपने सीखा ही था। एरिया क्या था, हाफ बी सी क्रॉस बी ए। अब बी सी क्या है, ये रहा ना बी सी, सी माइनस बी, सी माइनस बी क्रॉस बी ए क्या है, ए माइनस बी। अब मैं फिर से थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आपको पूरा ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा। तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। मैंने वेक्टर बी सी बनाया, मैंने वेक्टर बी ए बनाया, एरिया का फॉर्मूला लिखा और बी सी की जगह लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और बी ए की जगह लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और अब हम खोलेंगे ब्रैकेट्स। ओके, अब खोलिए इसको, सी क्रॉस ए, इसमें 4 टर्म्स आएंगी, सी क्रॉस ए, फिर ये माइनस आएगा, फिर आएगा सी क्रॉस बी, फिर ये माइनस आएगा बी क्रॉस ए, फिर माइनस माइनस प्लस आएगा बी क्रॉस बी। आपको मालूम है बी क्रॉस बी तो नल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन हो गई, साइन 0 0 होता है। अब ऐसा करता हूँ, मैं ये टर्म को पहले लिख लेता हूँ और इसको घुमा देता हूँ, तो बाहर एक माइनस आएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा। इसको आपकी प्रॉपर्टी थी ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस और बी क्रॉस ए। अब इसको भी घुमा देता हूँ, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा बी क्रॉस सी। तो ये भी एक, और ये वाली टर्म सबसे पीछे लिख देता हूँ, तो इसमें एक रिदम आ गया है ना, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी। बट एग्जाम में इसको नहीं यूज़ करेंगे, ये बहुत टाइम वेस्ट करेगा। हम वेक्टर बना के बस इसी में डायरेक्टली बनाएंगे और फिर डिटर्मिनेंट की मदद से उसको इवैल्यूएट करके अपना एरिया लिखेंगे, जिसके अंदर हम स्क्वायर यूनिट्स भी जरूर लिखेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए और अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, ये बड़ा बड़ा ठीक लग रहा है, साफ दिखाई दे रहा है? ऑल राइट, सो इसको मिटा दिया जाए अब। तो अगर आप नहीं लिख पाए थे तो आप पॉज करके लिखेंगे, या पहले आप सिर्फ सुनिए और समझिए और फिर से दोबारा से इस लेक्चर को देखिए और फिर लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, खाली सुनने से समझने से काम नहीं चलेगा। 50% चलेगा, बाकी 50% लिखने से ही आएगा। एक फॉर्मूला और बचा है कि आपके पास फिर से एक पैरेललोग्राम है, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल में भी ये फॉर्मूला वैलिड है, और इसका डायगोनल दिया है D1 और दूसरा डायगोनल दिया है D2। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर D1 क्रॉस D2, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, नॉट ओनली पैरेललोग्राम। सो दिस इज एनी क्वाड्रिलेटरल। All right, so I'll again go out of the screen, please have a look. So ये हो गया आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल, बनाया मैंने पैरेललोग्राम की तरह है, लेकिन ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसके 2 डायगोनल्स के वेक्टर्स दिए हैं, उसका एरिया निकालना है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। जो पहले भी हुआ था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम, ठीक है। ये एपिसोड नंबर 10 में है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अगर कोई वेक्टर है, फटाफट मैं आपको रिकॉल करता हूँ, से 2i + 3j - k, तो ये जो i, j और k के कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये ही dRs होते हैं, 2, 3 एंड -1। फिर इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। पहले उसके लिए हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो आपको पता ही है, i, j और k के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का 1 ऐड करेंगे 10 √14 हो जाएगा। ये वेक्टर a का
मैग्नीट्यूड है, फिर वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हम अलग अलग कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2/√14 आई कैप। ये पहले हो चुका है, इसको समझ लीजिए कि आपकी रिवीजन हो रही है। 3/√14 जे कैप एंड -1/√14 के कैप। जब वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जब आई और जे और के कोफिशिएंट्स हैं वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। गॉट इट। और जब आप इनका रेशियो ले लेंगे तो √14 कट जाएगा, तो 2, 3, -1 आएगा, जो हमने शुरू में भी लिखा था। सो इफ़ यू नो ए वेक्टर विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई, जे एंड के, तो आप उसके DRs एंड DCs लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 3 फॉर्मूलेज बनाएंगे जो आपको बहुत याद रखने हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा यूज़ होंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब। तो ये तो मैंने रिवीजन करा दिया था जो एपिसोड नंबर 10 में कराया था, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, उसके लिए ये आपको याद आना जरूरी है। तो अब कहाँ वापस एपिसोड 10 खोल के देखेंगे, तो मैंने कहा चलो इसको आपको करा देता हूँ। अब मैं पता है क्या लिखने जा रहा हूँ, DRs, ये डायरेक्शन रेशियोज का शॉर्टकट है, एंड DCs ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसमें आई कैप भी ले सकते हैं आप, क्योंकि इसको लिखने में ना मैग्नीट्यूड्स का कोई लेना नहीं देना है, हम तो सिर्फ अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक उसमें से एक एग्जांपल आई कैप भी है, बट कोई और भी हो सकता है, 5 आई कैप भी हो सकता है। अब वो क्या एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, तो उसके डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे, सोच के बताइए मेरे को, जल्दी बताइए। व्हाट विल बी the angle which a vector along x axis will make with x axis, obviously 0, और y axis के साथ बनाएगा 90 डिग्रीज π/2, और z axis के साथ भी बनाएगा π/2। तो ये हो गए डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी वेक्टर पैरेलल टू x axis। ऑलराइट, अब इसके DCs क्या होंगे, वो होंगे cos 0, cos π/2, इनको सिंबल दिया गया था ना, अल्फा, बीटा एंड गामा, और ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। cos 0 आपको पता है कितना होता है, 1, 0 and 0। सो इफ द वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस से आई कैप, तो आपको उसके DCs पता लग गए हैं 1, 0, 0। इसका रेशियो ले लो, ये तो पहले से ही सिंप्लीफाइड है, तो इनका रेशियो भी यही आएगा, तो ये आपको रटना है। ओके, सो आप इसका कोई और भी मेथड है, करके देखें। अगर सपोज हम ये भूल जाएं और मैं बिल्कुल ही थ्योरेटिकल चलना चाहता हूं, तो देखिए एक सपोज मेरे पास आई कैप एक वेक्टर है, ठीक है, वो यही वाला हो गया ना। अब मेरे को इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1i + 0j + 0k। ठीक है, अब इसके DRs क्या हैं, 1, 0 and 0। अभी बताया था ना आई जे के कोफिशिएंट। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ऑब्वियसली 1 है, ये तो √1 + 0 + 0 1। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यही बनेगा। बोलिए, अब जब ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं, वही तो DCs होंगे। ये देखिए, तो अगर आप इतना थ्योरेटिकल भी नहीं डीप में जाते हैं, एक वर्किंग रूल आपको पता है कि जब कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है तो आई जे और के कोफिशिएंट्स DRs होते हैं। जब उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उस समय आई जे, ये देखो ये थोड़ा गलत लिखा गया, आई जे और के कोफिशिएंट्स आपके DCs होते हैं 1, 0, 0। तो सिमिलरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग DRs और DCs दोनों 1, 0, 0 होंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वाई, नहीं तो चेंज हो जाएगा। अगर सपोज ये माइनस आई कैप होता ना, तो यहाँ -1 होता, तो DR आपका -1, 0, 0 हो जाता। वो 1, 0, 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो है ना, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन DC में यहाँ आता -1, 0, 0। ऑलराइट, तो क्योंकि एंगल फिर आपका पहला वाला पाई हो जाता और cos पाई -1 होता है, तो ये हो गया 0, 1, 0, और Z एक्सिस के लिए हो गया
पॉजिटिव अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z 0 0 1। ये drs भी यही हैं और dc's भी यही हैं। इज इट ओके? Okay, so that finishes the theory of cross or vector product of two vectors. So आपका एपिसोड नंबर 16, फिर मैं थोड़ा सामने से हट जाता हूँ, एपिसोड नंबर 16 आपका फिनिश हो गया। एपिसोड नंबर 15 एंड 16 में हमने थ्योरी की थी क्रॉस प्रोडक्ट की। अब एपिसोड नंबर 17 से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और उसके लिए आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसका नाम होगा प्रैक्टिस पेपर 3। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, वो कम से कम 4 एपिसोड्स तो ले ही जाएगा, 17, 18, 19, 20। सो आई विल टेक ए break now and we will definitely meet in the next episode, episode number 17, in which episode we will do the numericals based on cross product. तो एपिसोड 17 में हम फिर दोबारा मिलते हैं और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। So have a nice day. See you soon in episode number 17.